हाँ जी, तो क्या कभी आपने अपने आप से पूछा है कि आप कितने पानी में हो? एंड दिस आई एम आस्किंग विद रिस्पेक्ट टू द आरबीआई ग्रेड बी प्रिपरेशन। क्या आपने कभी जानने की कोशिश करी है कि आप कहां खड़े हो और आपको जहां तक पहुंचना है वहां तक कैसे पहुंचोगे? कोई बात नहीं, अगर नहीं सोचा तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आप कहां खड़े हो अपनी प्रिपरेशन में, और जहां तक आपको पहुंचना है, यानी कि जो भी आपका लक्ष्य है वहां तक पहुंचने के लिए आपको क्या करने की जरूरत है, क्या क्या करने की जरूरत है। लक्ष्य मैं समझता हूं कि ये वीडियो मैं आरबीआई ग्रेड बी के रिस्पेक्ट में बना रहा हूं, तो लक्ष्य हम मान के चलेंगे क्लियरिंग द आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन। बहुत सारे लेवल हैं यहाँ पे जिसमें कि लोग अभी खड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग हैं जो कि नूब्स हैं, न्यूबीज हैं, कुछ लोग हैं जो कि बिगिनर्स हैं, कुछ लोग हैं जो कि इंटरमीडिएट हैं, कुछ लोग हैं जो कि एडवांस है, और कुछ लोग हैं जो कि प्रो हैं। किसी को भी खुश या नाराज होने की जरूरत नहीं है कि यार मैं तो नूब्स हूं, यार मैं तो न्यूबी हूं, या फिर प्रो वाले को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है दैट आई एम अ प्रो। तो आज आपको आपकी सच्चाई पता चलेगी और आपको समझ में आएगा कि आप कहां खड़े हैं और कितना आगे आपको जाना है और कैसे जाना है। तो स्टार्ट करते हैं। 5-6 मिनट लूंगा आपके, ज्यादा नहीं लूंगा भाई। 5-6 मिनट में आप अपने घर और मैं अपने घर। सबसे पहले वो हैं जो कि नूब्स है या फिर न्यूबीज है। ये नूब्स वर्ड गेमिंग्स में चलता है, तो मैंने सोचा यहां पे भी यूज कर लिया जाए। न्यूबीज कौन है? न्यूबीज वो हैं जिन्होंने अभी जस्ट अपने किसी पड़ोसी से या दोस्त से इस एग्जाम के बारे में सुना है, राइट? सॉरी अबाउट दैट। इस एग्जाम के बारे में सुना है, ना तो उनको सिलेबस पता है और ना ही उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं। ये है न्यूबीज। अगर ये न्यूबीज 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सिलेबस ही नहीं पता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही नहीं पता है, सो यू शुड नॉट टारगेट 2024 एग्जामिनेशन, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है। न्यूबीज का मतलब मेरा यहाँ पे ये है कि जिनको कुछ भी नहीं पता, कौन रीजनिंग इंग्लिश कुछ भी नहीं आता उनको। तो न्यूबीज वो है जिनको ना तो सिलेबस पता है और ना ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पता है। इसमें मोस्टली लोग वो होंगे जो कि 2025 की तैयारी कर रहे होंगे। आई बिलीव 2024 वाले एटलीस्ट उनको सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो उन्होंने देख लिए होंगे। तो न्यूबीज के लिए मेरी सलाह ये है, जो न्यूबीज है उनके लिए मेरी सलाह ये है कि भाई साहब जाइए आरबीआई के पिछले साल के नोटिफिकेशन को उठाइए या फिर हमारी वेबसाइट पे जाइए अनुजनरल.in, सिलेबस को पढ़िए, या फिर हमारी जो पास्ट पेपर की बुक है वो आप ले सकते हो अमेजोन से, उससे जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जाके देखिए, अच्छे से समझिए कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये है न्यूबीज। तो आप देख लीजिए क्या आप न्यूबी है या नहीं है। दूसरा लेवल आता है जी बिगिनर्स का। बिगिनर्स वो हैं जिन्होंने जस्ट शुरुआत करी है अभी प्रिपरेशन की, उनको सिलेबस पता है, उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से एनालाइज कर लिया है, उन्होंने समझ लिया है कि क्वांट में इतने क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग में इतने आते हैं, इंग्लिश में इतने आते हैं और जीए में इतने आते हैं, फेज 2 में कितने क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कैसे लिखना होता है, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कहां कहां से पूछे जाते हैं। इन्होंने बहुत अच्छे से प्रीवियस ईयर एनालिसिस कर लिया है। लेकिन तब भी मैं इनको कह रहा हूं बिगिनर ही है अभी भी है। मैं बताऊं क्यों बिगिनर है? क्योंकि इन्होंने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं करा है, इन्होंने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं करा है। दे हैव एनालाइज्ड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, दे हैव they know the syllabus but they do not started, they haven't started the study। and दूसरी चीज जो इन्होंने नहीं करी है, इन्होंने अपने आप को टेस्ट नहीं करा है कि क्या मैं ये पेपर दे भी सकता हूं या नहीं दे सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, टेस्ट करने का मतलब मेरा यहां पे ये है, कोई भी एक प्रैक्टिस टेस्ट उठाओ, किसी भी वेबसाइट पे जाके उसको लगाओ, क्वांट, रीजनिंग इंग्लिश या ईएसआई या एफएम जो भी आपको लगता है, एंड देन उस टेस्ट को लगा के आपको ये समझ में आएगा कि आप कहां पे स्टैंड होते हो और आपको कितना और कैसे प्रिपेयर करना है। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ यू ऐसे होंगे जिनको क्वांट आती होगी, जिनको रीजनिंग आती होगी, जो कि जीए में कमजोर होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका जीए अच्छा होगा, क्वांट वीक होगा। ये पता कैसे चलेगा आपको? आपको अपने आप आपको थोड़ी ना पता है कि हाँ भाई मैं तो जीए में महारथी हूं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश तो मेरे बाएं हाथ का, मेरे लिए मुश्किल है और जीए मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। ऐसा कैसे पता चलेगा? ऐसा पता चलेगा टेस्ट देकर। तो भाई साहब अगर आप बिगिनर हैं, अगर आपको सिलेबस पता है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पता है, तो अगला स्टेप क्या लेना है? आपको टेस्ट देने हैं और उसके हिसाब से अपना प्लान बना के अपनी पढ़ाई को जल्द से जल्द शुरू करना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जल्द से जल्द आप लोगों को शुरू करना है। और यहां पे मैं आपको बताऊं,
अगर आपके 2-3 एरियाज ऐसे हैं जिसमें कि आप कंफर्टेबल हो, तो बीइंग अ बिगिनर आल्सो यू कैन टारगेट द ईयर 2024। लेकिन अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं आता है, देन इट विल बी वेरी difficult for you to clear the 2024 examination. In that case I would suggest you to go for 25, right? तो ये है जी दूसरा लेवल पे। तो क्या आप बिगिनर है या नहीं है, कमेंट में लिख के बताइए जल्दी से। फिर आते हैं जी इंटरमीडिएट पे। अब ये है एक ऊपर का, ये एक ऊपर के लोग हैं, इन्हें सिलेबस पता है, ऑब्वियसली इन्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पता है, ये एग्जाम को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, ये एग्जाम को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। इन्होंने एक बार पूरा सिलेबस पढ़ भी लिया है, एक बार पूरा सिलेबस पढ़ भी लिया है, लेकिन इनके साथ दिक्कत ये हो रही है कि डिस्पाइट दे हैव स्टडीड द एंटायर सिलेबस वंस, दे आर नॉट एबल टू स्कोर गुड मार्क्स इन टेस्ट। इनके टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, ये आंसर राइटिंग में आंसर नहीं लिख पा रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट में स्कोर नहीं कर पा रहे, इनकी दिक्कत ये है। तो भाई साहब इनको क्या करना चाहिए, जो भी लोग इंटरमीडिएट लेवल पे हैं उनको करना क्या चाहिए? उनके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है जो टेस्ट आप दे रहे हो ना, उसका एनालिसिस। इट इज नॉट इनफ जस्ट टू गिव द टेस्ट, सिर्फ टेस्ट देना काफी नहीं है भाई, उसको अगर आप एनालाइज नहीं करोगे तो आपको कैसे समझ में आएगा कि प्रॉब्लम क्या है? आपने पढ़ लिया है, आपके दिमाग में एक फितूर है कि मैंने तो पढ़ लिया है, लेकिन टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, तो क्यों नहीं आ रहे, ये कैसे आइडेंटिफाई होगा? क्या अपने आप को कोस के आइडेंटिफाई हो जाएगा कि यार पढ़ने के बाद भी नंबर नहीं आ रहे? ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? तो भैया एनालिसिस करो ना, तो करना, करते क्यों नहीं? केजरीवाल भी कहते हैं ऐसे ही। सो टेस्ट एनालिसिस करो, उससे आपको ये समझ में आएगा कि कौन सा एरिया आपका वीक है, एंड देन देयर इज अ नीड टू रीड द सिलेबस, देयर इज द नीड टू रीड द सिलेबस अगेन, स्पेसिफिकली दैट एरिया जो कि आपका वीक है, आफ्टर एनालिसिस ऑफ द टेस्ट। आई नो रीडिंग द सिलेबस इज क्वाइट अ बोरिंग स्टफ, आई नो इट्स अ बोरिंग स्टफ, बट माय डियर फ्रेंड्स करना तो पड़ेगा ना, पेपर निकालना है कि नहीं निकालना है? एक बार पढ़ के अगर हमारा पेपर निकल रहा होता तो क्या ही बात होती। तो ये है इंटरमीडिएट वाले, ठीक है जी। आगे चलते हैं अगला लेवल जो कि है एडवांस लेवल का। एडवांस लेवल में दो तरीके के लोगों को मैं मानता हूं कि दो तरीके के लोग आते हैं। एक तो वो है जिन्होंने मेंस दे रखा है पहले, फेज 2 दे रखा है पहले, और दूसरे वो है जिन्होंने सिलेबस को 2-3 बार पढ़ लिया, 4 बार पढ़ लिया, ठीक है जी। अब ये है एडवांस लेवल पे इस समय बैठे हैं, ठीक है जी, गद्दी पे बैठे हैं ये, ठीक है, प्रधानमंत्री की गद्दी पे ये बैठे हैं। एडवांस लेवल मेंस भी दे रखा है और सिलेबस को 2-3 बार रिवाइज कर रखा है। फर्स्ट अटेम्प्ट वाले भी हो सकते हैं इसमें, एडवांस में जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं जिन्होंने सिलेबस को 2-3 बार रिवाइज कर रखा है वो भी हो सकते हैं। तो इनको अभी क्या करने की जरूरत है? भैया आपने सिलेबस 2-3 बार रिवाइज कर लिया, बहुत बढ़िया, मुबारक हो, आपके टेस्ट में नंबर भी अच्छे आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, मुबारक हो। तो नाउ it's time to do the answer writing practice. If you are either you have given the mains before or you are from the first attempt, you need to start the answer writing, ठीक है। और दूसरे सिर्फ वो जिन्होंने मेंस दिया है उनको ये एनालाइज करने की जरूरत है कि भैया पिछले मेंस में क्यों नहीं निकला, क्या रीजन था, क्या ईएसआई ऑब्जेक्टिव में कम आए, क्या ईएसआई डिस्क्रिप्टिव में कम रह गए, क्या एफएम में ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव किस में कम रह गए, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में कम रह गए, क्या प्रॉब्लम हो गई। सो पहले एनालाइज करो, अगर ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट में गड़बड़ थी तो वहां पे ज्यादा फोकस करो, आंसर राइटिंग पे कम फोकस करो। फोकस दोनों पे करना है, ये गलती नहीं करनी है कि एक के चक्कर में दूसरा छोड़ दिया। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एनी पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। दूसरा काम आपको क्या करना है जी, मॉक टेस्ट लगाने हैं ऑफ कोर्स, और मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है। और चौथी चीज जो आपको करनी है, यू नीड टू हैव कॉन्वर्सेशन विद योर फ्रेंड्स, और सारे दोस्तों से बात नहीं करनी है, उसी से बात करनी है जो जेन्युइन फीडबैक देगा। आपके जो भी मेंटर है, मैं हूं, हमारी पूरी काउंसलिंग टीम है, आप उनसे बात करिए, आपको बताएंगे कि आप कहां पे लैग कर रहे हैं और क्यों आपका पिछली बार मेंस नहीं निकला। और अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट से हैं तो आपको बताया जाएगा थ्रू द मेंटर्स, थ्रू द काउंसलिंग टीम कि भैया इस एरिया में आप काम कर सकते हो। सो इट्स टाइम टू टेक फीडबैक फ्रॉम द मेंटर्स, from your friends, from your family, from your neighbors, along with answer writing practice and a lot of mock test, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी लेवल के लोग वो हैं जो कि प्रो है, ठीक है।
जिनको टॉप टियर या फिर मैं प्रो कहता हूं, ये प्रो हैं जी। अब ये प्रो वाले वो हैं, ये मैं वो मान के चलता हूं जिन्होंने इंटरव्यू दे रखा है पहले। अब इंटरव्यू क्योंकि इन्होंने दे रखा है तो इनको सब आता है, सब कुछ पता है, ठीक है ना, सब कुछ पता है। तो इनको क्या करने की जरूरत है? सबसे पहली चीज इनको ये करने की जरूरत है कि जमीन पे रहने की जरूरत है। इनको हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है कि भैया मैंने तो इंटरव्यू दिया है भैया मुझे सब आता है। ऐसे भी लोग देखे गए हैं जो इंटरव्यू देते हैं और अगली बार फेस 1 भी नहीं निकाल पाते। क्यों? क्योंकि उनके सर पे चढ़ जाती है वो चीज। सो यू नीड टू बी ग्राउंडेड, आपको ग्राउंडेड रहने की जरूरत है, ठीक है। अब जब क्योंकि आपने इंटरव्यू दिया था पहले बट एग्जाम नहीं निकला, तो भाई साहब आपको यह एनालाइज करना पड़ेगा कि कहां गड़बड़ी हुई है, फेज 2 में हुई है या फिर इंटरव्यू पे हुई है, ठीक है। फेज 2 में हुई है तो वहां पे काम करो, इंटरव्यू में गड़बड़ी हुई है तो वहां पे काम करो। क्या काम करो? इंटरव्यू में मार्क्स कम थे, क्यों थे ये आपको ही पता होगा बेहतर, क्योंकि आपने इंटरव्यू दिया है। क्या आप बायोडाटा के से रिलेटेड क्वेश्चंस को अच्छे से टैकल नहीं कर पाए? क्या आप टेक्निकल क्वेश्चंस को अच्छे से टेक्निकल नहीं को फेस नहीं कर पाए? क्या आप अपनी पर्सनालिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस को फेस नहीं कर पाए? ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम हुई। और फेज 2 में अगर मार्क्स कम थे जिसकी वजह से फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, तो यू नीड टू आइडेंटिफाई कि भैया क्या प्रॉब्लम रह गई और उस पर काम करना है अलोंग विद अदर एरियाज। अगर इंटरव्यू में गड़बड़ थी दैट डजंट मीन कि आपको फेज 1 और 2 को लाइटली लेना है। ऐसी गलती मत करना, पिछली वीडियो में मैंने बताया था राजू ये गलती कर रहा है ना। या फिर अगर फेज 2 में प्रॉब्लम है तो डोंट टेक फेज 1 एंड इंटरव्यू लाइटली। ऐसी गलती अगेन मत करना, किसी भी फेज को लाइटली लेके मत चलना। फेज 1 फेज 2 के मार्क्स लगाने ही लगाने हैं, इंटरव्यू की तैयारी करनी ही करनी है, ठीक है जी। और इसके लिए आप एक मेंटर का साथ ले सकते हो एंड अपने आप से आपको इंप्रूव करना है। बिकॉज मैं आपको ये नहीं बता सकता कि आप ये पढ़ लो या वो पढ़ लो, यू नो एवरीथिंग, क्योंकि आपने इंटरव्यू दिया, आपको पता है कहां से कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है, ठीक है ना। आपको खुद से इंप्रूव करना पड़ेगा बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट एंड फॉर दैट यू कैन टेक अ हेल्प फ्रॉम योर मेंटर, ठीक है जी। तो ये कुछ 5 तरीके के लोग हैं फ्रॉम न्यूबीज टू प्रो। अब आप कहां पे लाए करते हो ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि आप न्यूबीज हो, बिगिनर हो, इंटरमीडिएट लेवल पे हो, एडवांस लेवल पे हो या फिर प्रो लेवल पे। कमेंट में लिख के जरूर बताएं। आई होप यू हैव नाउ अंडरस्टूड दैट वेयर यू आर एंड जहां तक आपको पहुंचना है उसके लिए आपको क्या क्या करने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच गाइज, गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।